हम लोग बात करने वाले थे आपका राज्य की एग्जीक्यूटिव पर, कार्यपालिका पर। लेकिन कल हमने देखा तो जो विधायी शक्तियां हैं राज्य की, वो केंद्र से कुछ डिफरेंस लिए हुए हैं, और चूंकि केंद्र से कुछ अलग हैं तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें भी देख लिया जाए, क्योंकि जब सब कुछ देख ही रहे तो थोड़ा सा भाग छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ रहा है कि जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यह हुआ कि जहां विधानमंडल के दो सदन हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ये राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहां व्यवस्था उसी ढंग से है जैसे कि केंद्रीय स्तर पर है, यानी कानून शुरुआत कानून बनाने के लिए किसी सदन में हो सकेगी। ये समानता दोनों जगह मौजूद है। लेकिन इसके बाद अगर दोनों सदनों में असहमति है तो वहां ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था है, वहां संयुक्त सत्र ये बुलाया जाएगा और दोनों सदनों का कानून पर सहमत होना जरूरी है। जब तक दोनों सदन कानून पर सहमत नहीं है या ज्वाइंट सेशन में कानून पास नहीं हुआ है, तब तक केंद्रीय स्तर पर कानून का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन राज्य के स्तर पर यह डिफर है, राज्य के स्तर पर ऐसा नहीं है। यहां विधानसभा अपर हैंड में है, विधान परिषद ने कानून में कोई संशोधन प्रस्तावित किया, विधानसभा उससे सहमत हो जाती है, बहुत अच्छा। लेकिन विधानसभा सहमत नहीं होती है तो फिर विधानसभा ने जैसे पारित किया वैसे ही पारित होगा। कोई ज्वाइंट सेशन राज्य की व्यवस्था में नहीं बुलाया जाएगा। और जब हम प्री एग्जामिनेशन देते थे, जब हम कॉम्पिटिशन देते थे, उस समय यह सवाल खूब आता है और इस सवाल का उत्तर आप यही देते हैं कि दोनों जगह ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। क्यों? अक्सर आप राज्य को छोड़ देते हैं, राज्य की व्यवस्था को पढ़ते ही नहीं है। न पढ़ना गलत नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे, आप वही कर रहे हैं जो लोग लगातार कर रहे हैं। दुनिया में सारे लोग वही कर रहे हैं जो लोग उनसे पहले भी करते रहे, उनके साथ भी कर रहे हैं, उनके बाद भी करेंगे। बस लोगों को लगता यह है कि वो कुछ खास कर रहे हैं। उनसे पहले न जाने कितने लोग वो कर गए जो वो कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग वो करेंगे जो वो कर रहे हैं, और उनके साथ ही न जाने कितने लोग वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो ऐसा ही है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो सारे कंप्यूटर कर रहे हैं। राज्य आप छोड़ ही देते हैं, आपको लगता है सारी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं जैसे केंद्रीय स्तर पर है। कमोवेश ये बात ठीक भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं, और वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि राज्य की व्यवस्था उस प्रकार से चलनी ही नहीं है जिस प्रकार से केंद्र की व्यवस्था चलनी है। क्योंकि राज्य की व्यवस्था अलग ढंग से जो चलाने की हमने व्यवस्था की है वो केवल और केवल प्रशासनिक सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रशासनिक सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं, वहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ही नहीं। और जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में 6 राज्यों को छोड़कर विधानमंडल का एक ही सदन है। तो लेजिस्लेशन में विधानमंडल के उस सदन को वरीयता होनी ही चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन विधानमंडल के उस सदन को जो पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो जहां भी है उसे रिवाइजिंग चैम्बर इस भूमिका में तो होना चाहिए, क्योंकि रिवाइजिंग चैम्बर के तौर पर ही उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व ये निर्मित किया जाता है। क्योंकि आपसे चर्चा हुई थी कि विधान परिषद या राज्यसभा का जो अस्तित्व है वो रिवाइजिंग चैम्बर के रूप में है।
क्योंकि विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां डायरेक्ट इलेक्शन से लोग आ रहे हैं, और जब डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं तो जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो निर्वाचक, उनका दबाव है। और निर्वाचक, आपसे हमने चर्चा की थी कि अगर अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदा होते, सुकरात और रूसो और प्लेटो इस दुनिया में होते, या अपने हिंदुस्तान की बात करें तो जो बड़े बड़े मेधा और प्रतिभा से संपन्न लोग हिंदुस्तान में हुए, वे सब भी होते हैं, तो उनके भी वोट की कीमत एक ही होती। और जो नितांत मूर्ख और बेवकूफ किस्म का आदमी है, उसके भी वोट की कीमत एक ही है। और नितांत मूर्ख और जो बेवकूफ है, उसे संतुष्ट कर पाना ईश्वर के लिए भी थोड़ी कठिन बात। जो समझदार है वो तो संतुष्ट हो ही जाएगा, उसे तो केवल रीजन्ड बात ये संतुष्ट कर देगी, युक्ति संगत बात कही है, जो ठीक आदमी है मान ही लेता है। लेकिन मूर्ख और बेवकूफ जो है, ये आपकी बात मानेगा नहीं। और कुछ तो इस परले दर्जे के स्वार्थी हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हीं देख के शायद गालिब ने लिखा होगा कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। उन्हें तो अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं, वोट की कीमत उनकी भी बराबर है। तो ऐसी दशाओं में जो लोकसभा या विधानसभा है, उसके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर हो सकता है, और वो उन विषयों पर उतना अच्छा निर्णय जितना लेना चाहिए नहीं भी ले सकते हैं। इसलिए कानून की जो खामियां हैं, ये जो खामियां हो सकती हैं, उनको दूर रखा जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस उद्देश्य से रिवाइजिंग चेंबर वहां राज्यसभा और यहां विधान परिषद इस रूप में देखी गई। हालांकि उसकी भूमिका भी है, वो नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अंततः हर बात के मूल में आदमी है। अंततः तो हर बात के मूल में आदमी है। व्यवस्था आप कैसी भी बनाए हैं, उसको इंप्लीमेंट तो आदमी ही करेगा। और जब आदमी, ठीक है, गंगा गंगोत्री पे ही प्रदूषित हैं, तो फिर गंगा सागर में प्रदूषित हैं, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं। तो आदमी ही जब गड़बड़ है तो व्यवस्था तो आप कोई बना लो। लेकिन फिर भी रिवाइजिंग चैम्बर के तौर पर इस भूमिका को देखा गया, तो केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा वहां तो ठीक है, क्योंकि देश की व्यवस्था ये सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं चल रही है। देश की व्यवस्था इसलिए चल रही कि ठीक ही हो सब पूरा। इसलिए वहां व्यवस्था क्या है कि दोनों जो सदन हैं, उनका सहमत होना किसी भी बिंदु पर आवश्यक है। और अगर दोनों सदनों में असहमति है, तो असहमति के बिंदु पर ज्वाइंट सेशन ये बुलाया जाएगा। और ज्वाइंट सेशन में जब तक वो बिंदु और उस पर रखी गई बात पारित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी बात का संसद के द्वारा पारित किया जाना माना ही नहीं जाएगा। लेकिन राज्यों की व्यवस्था, वहां तो प्रशासनिक सुविधा, केवल इतना ही दृष्टिकोण, इतनी ही बात है। इसलिए राज्यों की व्यवस्था में, अधिकांश राज्यों में तो यूनिकैमरल एक सदनीय व्यवस्था यही है, विधानसभा यही है। लेकिन 6 राज्यों में जहां बाइकैमरल यानी द्विसदनीय विधानमंडल है, वहां भी विधान परिषद को वे अधिकार नहीं हैं जो राज्यसभा में है। यहां जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां दोनों सदनों का किसी विधायी प्रस्ताव पर सहमत होना आवश्यक नहीं है। विधानसभा ने पारित कर दिया, उसके बाद विधान परिषद असहमत है, तो विधान परिषद असहमत रहे। जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया, कानून उसी रूप में बनेगा। यह अलग बात है कि विधान परिषद रिवाइजिंग चैम्बर है, विधान परिषद ने अगर कोई सुझाव या कोई अमेंडमेंट प्रस्तावित किया है,
और उस अमेंडमेंट से विधानसभा सहमत हो गई। और सहमत क्यों नहीं हो जाएगी? अगर ठीक है अमेंडमेंट, तो विधानसभा अगर सहमत हो गई तो बात दीगर है, तब तो असहमति का सवाल ही खत्म हो गया। अदरवाइज स्थिति क्या रहेगी? विधानसभा जिस रूप में कानून को पारित करेगी उसी रूप में कानून पारित होगा। यहां ज्वाइंट सेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और आपसे जब पूछा जाता है प्री में, तो आप चूंकि देखते ही नहीं है राज्य की विधायी व्यवस्था, और वो कोई अनोखे आप नहीं, कोई नहीं देखता, और चूंकि कोई नहीं देखता तो फिर लगता है तुक्का, और तुक्का लगा तो फिर आप उसमें विकल्प जो चुनते हैं वो केंद्र से समानता रखने वाला, और ये लगाते हैं कि यहां भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्य के स्तर पर ज्वाइंट सेशन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। दूसरी बात, राज्यसभा के लिए यह तय नहीं है, सिवाय मनी बिल के। जब धन विधेयक है तब तो ये ठीक है कि राज्यसभा सिर्फ 14 डेज अपने हाउस को पेंडिंग रख सकती है, और 14 दिन बाद उसे वापस करना होगा। और ये मनी बिल है, इसको प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। एक बार ये भी सवाल उठाए कि लोकसभा अध्यक्ष, इसकी सीट वैकेंट हो सकती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकसभा या विधानसभा, इनके अध्यक्ष पद में कोई रिक्ति है तो उपाध्यक्ष पीठासीन होंगे, और दोनों पदों में रिक्ति है। रिक्ति का मतलब होता है परमानेंट। अगर अनुपस्थिति है तो उसे रिक्ति नहीं कहते। दो शब्द हैं, रिक्ति और अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब व्यक्ति पोस्ट को होल्ड कर रहा है, बट नाउ एट दिस टाइम ही इज एब्सेंट। और रिक्ति का मतलब है देयर इज नो वन टू होल्ड द पोस्ट। इसलिए दोनों बातें अलग अलग हैं, और ये चीजें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब हम पढ़ते थे तो हमें तो बड़ी कठिन लगती थी। समझ में ही नहीं आता था कि रिक्ति और अनुपस्थिति ये दो प्रोविजन क्यों हैं, जबकि प्रभाव में दोनों जगह व्यक्ति अनुपस्थित होगा। रिक्ति है तो भी अनुपस्थित, अनुपस्थिति है तो भी अनुपस्थित। तो आज ये बातें आसान लगती हैं, और अगर आप ये कहोगे कि हमें ये शुरुआत से आसान लगती हैं तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये ठीक है कि व्यक्तियों की बुद्धि में अंतर हो सकता है जो हमें कठिन लगता है आपको आसान लगता हो, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता। तो ये कठिनाई है, जब आप इसको पढ़ोगे तो दिक्कत होती है, सुनने में समझने में आसान होती चीजें, जब किया जाता है तो आसानी से समझ में आता है, और जब तक आप केवल सिद्धांत पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आता है। तो अनुपस्थिति और आपका रिक्ति दोनों बातें अलग अलग हैं, और दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है कि रिक्ति है अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो प्रक्रिया के नियम, ठीक है, ये अवधारित करें, नहीं ये नहीं होगा, तब राज्यपाल और वहां राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो व्यक्ति पीठासीन होगा। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित, तब जो व्यवस्था दी गई है, तब क्या है कि हाउस की प्रक्रिया के नियम वो ये तय करेंगे कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर पीठासीन होगा, और ऐसा व्यक्ति ये भी उपलब्ध नहीं है तो जो कोरम है उस कोरम में से एक व्यक्ति पीठासीन हो जाएगा, जिसे सारे लोग तय करेंगे, और सारे लोगों को सम्मिलित रूप से हाउस यही कहा जाता है, क्योंकि हाउस न्यायालय के समान एक अवधारणा है।
इट इज द कंसेप्शन, ये कॉन्सेप्ट है। जब आप हाउस कहते हैं तो उसमें बिल्डिंग, चेयर, वहां बैठे लोग, सारे नियम और कानून, ये सब मिलकर हाउस को जन्म देते हैं। हाउस कोई सेपरेट बिल्डिंग को आप मान लें या लोगों को मान लें, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो एक बार प्रश्न उठा है कि मनी बिल, इसको प्रमाणित कौन करेगा कि ये मनी बिल है? लोकसभा अध्यक्ष या यहां विधानसभा का अध्यक्ष यही प्रमाणित करेंगे। देयर इज नो अथॉरिटी, अन्य कोई अथॉरिटी है ही नहीं। तो विधानसभा के अध्यक्ष पद में रिक्ति हो या अनुपस्थित हो, जो भी स्थिति हो, उपाध्यक्ष ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मनी बिल है, और मनी बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक ना तो नए टैक्सेस लगेंगे। यानी जिन जिन चीजों को मनी बिल माना गया है वो जब तक पारित ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, ये भी मनी बिल है, और जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तो न तो भारत की संचित निधि से और न ही राज्य की संचित निधि से एक पैसा बाहर नहीं आएगा, और जब तक एक भी रुपया बाहर नहीं आएगा सरकार का कामकाज नहीं चल सकता। अब सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया है कि साहब लिखा ये कि विधानसभा अध्यक्ष इन्हें प्रमाणित करना चाहिए, विधानसभा के उपाध्यक्ष ने प्रमाणित किया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं कहा जा सकता कि एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत हुआ, क्योंकि जो चीज जैसी होनी चाहिए वो चीज वैसी ही होनी चाहिए। अगर जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है तो फिर वो चीज वो है ये माना ही नहीं जाएगा। लेकिन ये बातें बेकार की होती हैं। प्रत्येक चीज के बारे में यह देखा जाएगा कि उसका अस्तित्व क्यों है। इसीलिए निर्वचन के अनेकों सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिनमें से कभी तो लिटरल यानी शाब्दिक अर्थान्वयन, यानी जो लिखा है ठीक वैसे ही पढ़ेंगे, इस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं। और कभी सजाती का नियम, कभी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, निर्वचन के अनेकों सिद्धांत हैं। लेकिन उम्मीद वकील ये करता है, ऐसा नहीं होता उसे पता नहीं होता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वकील ये उम्मीद करता है कि हो सकता है कोई, ऐसा तो है नहीं कि काबुल में गधे नहीं है, अगर काबुल में गधे नहीं है तो ये कहावत ही क्यों है। यानी योग्यता के स्थानों पर अयोग्य लोग भी हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं। और वकील के प्रति वकील की निष्ठा होती है, वकील की निष्ठा अन्य किसी के प्रति होती ही नहीं। वो मुकदमा फाइल करता है कि क्या पता है कोई अयोग्य व्यक्ति पीठासीन हो, और वो हमारी बात मान ले तो हमारा तो काम हो ही गया, दूसरा लाए, जब वो अयोग्य व्यक्ति हटेगा तब देखा जाएगा। तो इस बात को लेकर चैलेंज किया गया है कि साहब उपाध्यक्ष के सिग्नेचर हैं, उपाध्यक्ष ने प्रमाणित किया है, अध्यक्ष को प्रमाणित करना चाहिए, तब सही अर्थान्वयन जो होना चाहिए वही किया कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखा यह जाएगा कोई भी चीज अस्तित्व में क्यों है। ये जो सर्टिफिकेट की बात है ये सिर्फ इसलिए है ताकि राज्यसभा या विधानसभा को यह पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर पैसे नहीं मिले तो कामकाज रुक जाएगा, इसलिए स्टिपुलेटेड टाइम में वो अपनी सिफारिशों सहित वापस कर दें, और वापस नहीं करेंगी तो भी माना वापस ही जाएगा, क्योंकि 14 डेज से ज्यादा रुकेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन उस दशा में जो विधि की मंशा है कि भाई आपकी सिफारिशें एक रिकंसिडरेशन हो जाए,
और ऐसा भी नहीं कि राज्यसभा रिकंसिडर नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता ही नहीं लग पाया कि मनी बिल है, अन्य काम निपटाते रहे और वो पेंडिंग हो गया। इसलिए इस सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है ताकि राष्ट्रपति जब उनके सिग्नेचर्स के लिए जाए तो वो भी उस पर प्राथमिकता के साथ अगर अपना जो निर्णय लेना चाहे वो निर्णय ले। इसके लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था है। सर्टिफिकेट से वो मनी बिल बनेगा नहीं, मनी बिल तो वो है। अगर 108 या 110 किसमें मनी बिल को परिभाषित किया है? 110। अगर 110 की वर्णित लिस्ट में वो शामिल है तो मनी बिल है। वो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के सर्टिफिकेट से मनी बिल नहीं बनता। जो सर्टिफिकेट है वो तो डिफर उद्देश्य के लिए है, तो उद्देश्यात्मक अर्थान्वयन किया जाएगा। तो मनी बिल पारित होने की प्रक्रिया वहीं के हिसाब से है। यहां भी मनी बिल पर विधानसभा की सहमति ली जाएगी और समय सीमा वो भी 14 डेज ही है। यहां भी विधान परिषद सिर्फ 14 डेज रोक सकती है, लेकिन अंतर यह है कि जो सामान्य लेजिस्लेशन है उसकी दशा में यानी सामान्य विधेयक पारित होना है तो वहां दोनों सदनों का सहमत होना जरूरी है। यहां दोनों सदनों का सहमत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वहां दोनों सदनों के सहमत न होने की दशा में ज्वाइंट सेशन ये आएगा और स्टेट लेवल पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होने पर भी अगर दोनों सदन असहमत हैं तो कोई ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा और विधानसभा जिस रूप में चाह रही है उसी रूप में लेजिस्लेशन पारित हो जाएगा। एक डिफरेंस और भी है, वहां सामान्य लेजिस्लेशन की दशा में राज्यसभा कितने समय विधेयक को रोक सकती है, अर्थात कितना समय उसे पारित करने में ले सकती है, इस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मनी बिल उसके संबंध में है, लेकिन स्टेट लेवल पर विधान परिषद अधिकतम 3 महीने, इससे अधिक किसी सामान्य कानून को भी नहीं रोक सकते। अगर 3 महीने से ज्यादा किसी विधायी प्रस्ताव पर विचार करने में विधान परिषद ने लगा दी है तो उस रूप में जिस रूप में वह विधानसभा ने पारित किया था, राज्यपाल के हस्ताक्षर के उपरांत वह दोनों सदनों से पारित हुआ समझ लिया जाएगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस जो वहां लेजिस्लेशन की प्रक्रिया में और यहां लेजिस्लेशन की प्रक्रिया में रहेंगे। इसलिए हमने एक बात की थी कि जब सभी कुछ पढ़ा रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर की विधायी प्रक्रिया को भी देख ही लिया जाए, किस ढंग से यहां विधायी प्रक्रिया चलती है। अच्छा, एक चीज ये हमेशा आपको याद करने में कठिनाई होती है कि विधायी प्रस्ताव है ये व्यपगत कब हुए यानी खत्म हो गए, ये कब मान लिया जाए। तो इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखिए, चीजें गलत नहीं होंगी। हमने कहा कि कानून सोद्देश्य है, जो भी कानून है वो कानून हो इसलिए नहीं है। दुनिया में कानूनी नहीं कोई भी चीज सिर्फ होने के लिए नहीं है। कोई भी चीज है उसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई भी चीज निरुद्देश्य नहीं है। तो कानून भी किसी उद्देश्य को साधने के लिए ही उस रूप में मौजूद है जिस रूप में वो है। हमने लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था इसको अपनाया है। तो जब डेमोक्रेटिक राज व्यवस्था यहां अपनाई गई तो डेफिनेटली उस चैम्बर को अपर हैंड होना चाहिए जिस चैम्बर में जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि बैठे हैं।
और हमेशा इन जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए लोगों को जो अभी अभी चुनकर आए, यानी देश का जो करंट मूड है उससे जो लोग चुनकर आए उन्हें अपर हैंड होना चाहिए। तो इसलिए राज्यसभा इसने विधेयक को पारित कर दिया है। लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है, या विधान परिषद ने, क्योंकि यहां पर विधायी समानता है। जैसे वहां विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक में प्रस्तुत करके विधायी प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया वहां शुरू हो सकती है। सदन जो द्विसदनात्मक है उसके किसी भी हाउस में आप विधायी प्रस्ताव ला सकते हैं, ऐसी व्यवस्था यहां भी है। विधायी प्रस्ताव एक सदन में आ गया, पारित हो गया, विधान परिषद में आया और विधान परिषद ने पारित कर दिया, किंतु विधानसभा ने अभी पारित नहीं किया है और इस बीच विधानसभा भंग हो गई, केवल विधान परिषद ने पारित किया। तो विधानसभा ने तो पारित किया ही नहीं, तो व्यपगत होने का कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि विधान परिषद तो स्थायी सदन है। यही स्थिति वहां है कि राज्यसभा ने पारित किया है, लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा भंग हो गई। तो नई लोकसभा आएगी, उसके सामने आ जाएगा, तो जो देश का करंट मूड होगा उसके मुताबिक नई लोकसभा चुनकर आएगी, जो जीत कर आएगा वो प्रस्ताव पर विचार कर लेगा, और अगर असहमति होगी तो ज्वाइंट सेशन आएगा। राज्य के स्तर पर जो नई विधानसभा चुनकर आई इसकी असहमति है तो इस रूप में पारित होगा, विधान परिषद को वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, अधिकतम 3 महीने ये रोक पाएंगे, या तो उससे सहमत हो जाएंगे, अदरवाइज विधानसभा जिस रूप में चाहेगी उस रूप में पारित हो जाएगा। लेकिन विधानसभा वहां शुरू हुआ या लोकसभा वहां शुरू हुआ और लोकसभा भंग हो गई। अब राज्यसभा पारित भी कर दे तो भी कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब नई लोकसभा का विचार आना चाहिए, तो विधेयक व्यपगत हुआ समझा जाएगा। इसको उद्देश्य से जोड़ें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, यानी जो नवीनतम जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी राय आ जाए संबंधित कानून पर। कानून इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित ही नहीं किया, भंग हो गई, तो विधेयक के व्यवगत होने का क्या सवाल, होना भी नहीं चाहिए। नई लोकसभा आएगी, देख लेगी, जो कुछ होगा अमेंडमेंट या जो भी वो चाहेंगे कर लेंगे। विधान परिषद में शुरू ही हुआ था और वहां भंग हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान में रखा गया है कि जो नवीनतम स्थिति है, जो नवीनतम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी राय उस विषय पर आ जानी चाहिए। तो ये जो विधायी समानता है ये दोनों जगह मौजूद है। जहां तक बजट का सवाल है तो बजट पारित होने की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक वैसी है, लेकिन एक अंतर वहां भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, और शायद अभी हमने देखा नहीं है, कंफर्म देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित किए गए। संभवतः यह अंतर है, हम एकदम कंफर्म नहीं है, प्रोविजन देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक है ऐसा है। देख लेते हैं 112 जरा खोलो। हाँ, घ खंड में तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है
या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। यानी पेंशन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भारित हो गई कहां? भारत की संचित निधि पर, और बाकी शेष राज्य की संचित निधि पर। अच्छा, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया आपको बताई गई थी। केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों जगह एक ही जैसी है। बजट, इसकी प्रक्रिया भी एक ही जैसी है। आपको बताया गया था कि केंद्रीय स्तर पर बजट जो पारित होता है तो साल भर आगे का बजट पारित होता है, क्योंकि आपके घर पे भी बजट बनता है तो आगामी वर्ष का बनता है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया है। आप आगामी वर्ष के लिए बजट ये बनाते हैं कि अगले साल हम क्या खर्च करेंगे या अगले महीने में हम क्या खर्च करेंगे, और आप प्लानिंग करते हैं कि ये खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जो कुछ आप तय करते हो उसके लिए पैसा कहां से आएगा ये अभी आप तय करते हो जिस समय बनाते हो। और जो कुछ आप सोचते हो कि इस साल ये करेंगे या इस महीने ये करेंगे, उसे करने लायक पैसे आपकी जेब में हो, ये जरूरी नहीं होता। आप उम्मीद करते हो कि अमुक सोर्स से हम इतना पैसा और कमा लेंगे और ये काम कर लेंगे। पैसे नहीं है अभी आपके पास, आप ये उम्मीद करते हो कि अमुक प्लॉट खरीदेंगे और उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? लोन ले लेंगे बैंक से, किसी से पैसे मांग लेंगे, पैसे नहीं है आपकी जेब में। बिल्कुल ठीक यही स्थिति कहीं भी होगी जहां बजट बनेगा, खाली केंद्रीय स्तर पर नहीं, कहीं भी। तो आप, वही हम कहते हैं कि अगर तत्व को समझ लिया जाए तो ब्रह्मांड को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड किन्हीं अन्य चीजों से मिलकर नहीं बना है। जो प्रिंसिपल जीवन के लिए है वही प्रिंसिपल हर जगह काम कर रहा है। जैसे आप कितना भी आप तैरना चाहते हो, तैरना सीखना चाहते हो, तो तैरने के संबंध में कितनी भी किताबें पढ़ लो, व्यक्ति तैर कैसे पाता है, क्या करता है कि हटाए गए पानी का भार, उसके भार से जब ज्यादा होता है तो वो तैरता, कितना भी पढ़ लो आप, आर्किमिडीज के सब प्रिंसिपल समझ लो, लेकिन तैरना अगर सीखना है तो उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जब तक उतरोगे नहीं तैरना नहीं आएगा। साइकिल चलाने के संबंध में सिद्धांत कितने भी पढ़ लो, साइकिल चलानी पड़ेगी तभी आएगा। तो ऐसे ही है कि बजट जैसे यहां बनाते हो, अगर यहां नहीं बना पाते तो वहां भी नहीं बना पाओगे। प्रक्रिया एक ही है, आपको बताया गया था। और यहां भी कुछ मूल खर्चे हैं। जब आप बजट बनाते हो तो कुछ मूल खर्चे हैं जो कर रहे ही हैं। खाने पर खर्च हो गई होगा, कपड़े पर खर्च हो गई होगा, दवाई पर खर्च हो गई होगा, शिक्षा पर खर्च हो गई होगा। कुछ मद ऐसे हैं जिनमें कटौती नहीं हो सकती, यही केंद्रीय स्तर पर है। आपको बताया गया था कि भारत की संचित निधि या राज्यों की संचित निधि अगर राज्य की व्यवस्था में आएंगे, कुछ खर्च हैं जो करने ही हैं, और भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर जो खर्च होंगे वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्हीं ने डिसाइड कर दिया कि भारत की संचित निधि पर भारित है, ये राज्य की संचित निधि पर भारित है। अभी 112 हम लोग पढ़ रहे थे, यही राज्य के संबंध में देखेंगे। सब कुछ तय है कि ये खर्च भारत की संचित निधि, मतलब उनमें कोई कटौती हो ही नहीं सकती। यहां आपको भी यह हक रहता है कि आप किसी खर्च को ऐसा घोषित कर दो कि जरूरी है। मानिए किसी रिश्तेदार की, घर के किसी सदस्य की, अब आप कहेंगे घर का सदस्य तो घर में ही होगा, जरूरी थोड़ा ही आप बहन की शादी कर दोगे तो घर में थोड़ी होगी।
लेकिन उसकी आर्थिक दशा ऐसी है कि हर महीने मदद करनी पड़ेगी। तो अब नवीन स्थिति पैदा हुई, शादी उसकी को पैदा होते ही थोड़ी हो गई थी, तो नवीन स्थिति पैदा हुई। इसको भी आप जरूरी खर्च घर में घोषित कर देते हो कि अब ये जरूरी है, ये तो होगा ही होगा हर महीने, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। ऐसे वहां संसद या विधानमंडल को ये ताकत है कि वो किसी भी खर्च को भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित घोषित कर सकते हैं, जो नवीन है, जो नया है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो पहले से है, कुछ तो तय कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ तो खर्च तय ही कर दिया कि यही है, लेकिन हर खर्च एस्टिमेटेड तो नहीं हो सकता। तो जब हर खर्च एस्टिमेटेड नहीं हो सकता तो ये ताकत भी देनी पड़ेगी, घर पे भी रहती है और वहां भी है। उसके बाद आप अगले वर्ष का बजट बनाते हो, पैसे नहीं होते आपके पास, लेकिन कुछ जरूरी खर्च हैं वो तो किए ही जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो आय बच रही है वो जितनी है उससे ज्यादा खर्च करने का आप प्लान बनाते हो, क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि जितना मेरे पास जरूरी खर्च करने के बाद बच रहा है, इसमें हम इन स्रोतों से इतनी बढ़ोतरी कर लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। यही सरकार करती है। सरकार की इनकम क्या है? रेवेन्यू, राजस्व, टैक्स, ये सरकार की इनकम है। सरकार तय करती है कि भाई ये खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो करना ही करना है। क्योंकि सरकार क्या है? राज्य का कार्यपालिकीय अंग। अपने घर पे आप कार्यपालिकीय अंग हो, आप तय करते हो। राज्य की ओर से सब कुछ तय करने का काम सरकार करती है। सरकार ने तय किया कि इतने पैसे तो हमें खर्च करना ही है, तो करना ही करना, जरूरी खर्च है। अब ये बचा हमारे पास, जो वर्तमान में टैक्सेस हमने लगाए हुए हैं, इनसे इतना बचा हमारे पास, क्योंकि वो तो सब लिखत पढ़त में है, कोई ऐसा तो है नहीं। इतना रुपया हमारे पास बच गया। अब देश की आवश्यकताएं, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, फैक्ट्री, बिजली, जो आवश्यकताएं, इन पर हम देख रहे हैं वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है। तो वर्तमान में जितना हो रहा होगा वो तो मीट आउट हो जाएगा, क्योंकि उतना तो हमारे पास हो गए, नहीं तो चल कैसे रही व्यवस्था। लेकिन इतना ही रहे तो फिर तो जितने चल रहे हैं काम बस वही होंगे। और लोग कह रहे हैं हमारे यहां सड़क बनवाओ, लोग कह रहे हैं हमारे यहां स्कूल खोलो, लोग कह रहे हैं रेल बिछाओ, तो फिर अब इसके लिए पैसा कहां से आए? तो हम एक एस्टिमेटेड सरकार भी अनुमान लगाती है कि इस साल हम इतनी रेल बिछाएंगे, इतना ये करेंगे, इतना ये करेंगे। और वो ठीक है, उसके लिए खर्च कहां से आएगा? रेवेन्यू से, टैक्सेस से पैसा आएगा। इसीलिए बजट जब बनाएंगे तो आपने 112 में देखा था, बजट को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये शब्दावली है जो अनुच्छेद 112 में केंद्रीय स्तर पर उपयोग हुई थी, और राज्य के स्तर पर भी वही शब्दावली अभी उपयोग होगी। ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में दोनों खर्च अलग अलग दिखाए जाएंगे कि ये आवश्यक खर्च है, ये हम करेंगे ही करेंगे, और ये एस्टिमेटेड जो हम करेंगे वो ये है। और इसके लिए वर्तमान में राजस्व की प्राप्तियां हमें इतनी हो रही हैं, और कुल टोटल जो राजस्व में चाहिए होगा वो इतना होगा। यानी आय और व्यय राजस्व प्राप्ति में से दोनों अलग अलग दिखाए जाएंगे। और जो डेफिशिएट, जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि भाई मिलकमरा योजना ज्यादा की है, इसकी आपूर्ति कहां से होगी? तो सरकार को लूट तो सकती नहीं। तो नवीन टैक्सेस का प्रस्ताव, ये जो चीजें हैं उनके मूल्यों में टैक्स की घटोत्तरी और बढ़ोतरी के माध्यम से परिवर्तन, इसे करने का प्रस्ताव सरकार करती है। इसीलिए हर बार बजट में टैक्सेस बढ़ते हैं, घटते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इस ढंग से बजट तैयार होगा, ये आपको बताएगा। और आप
घर के स्तर पर निकम्मे हैं। अगर घर की जरूरतें जितने में पूरी हो रही सिर्फ इतना ही कमा रहे हो तो निकम्मे हो। उतनी व्यवस्था तो पूर्वज ही करके गए, ठीक है, और कम से कम खाना खाने लायक तो पैदा ही करोगे। उतना ही कर रहे हो, कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे, घर में कोई विकास नहीं कर रहे, तो तुम निकम्मे हो। इसीलिए वो सरकार निकम्मी है जो फायदे का बजट प्रस्तुत कर दे। क्योंकि फायदे का बजट का मतलब क्या हुआ? फायदे का बजट का मतलब जितना हमारे पास आ रहा है उसमें से हम कम खर्च करेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं। फायदे के बजट का मतलब यह हुआ। इसीलिए हर बार घाटे का बजट होता है, और बजट घाटे का हो यही ठीक है, क्योंकि घाटे का तो हो गई, गवर्नमेंट के पास जो प्राप्तियां हो रही होंगी वो कम होंगी, ठीक है, हम जो करेंगे वो ज्यादा होगा। ऐसा जब गवर्नमेंट तय कर रही है तभी तो डेफिशिएंसी या घटोत्तरी या पैसों की कमी ये आएगी। न क्यों आएगी? हमारे पास 2 लाख करोड़ आ रहे हैं, हमने 1 लाख करोड़ की योजनाएं बनाई, स्कूल हम कोई नए खोलेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, तो कहां घाटा है? लेकिन देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो फायदे के बजट से खुश होती है, वो घाटे के बजट से खुश नहीं होती, जबकि खुशी घाटे के बजट में। और इसीलिए हर सरकार सिवाय लालू प्रसाद यादव को छोड़कर प्रत्येक सरकार ने घाटे का बजट दिया है और घाटे का ही दिया जाएगा। अब आप कुछ पता ही ना हो और घाटा आप सामान्य वे में सोचते रहे तो अलग बात है। आपको बताया गया था कि इस ढंग से सारी प्राप्तियां और ये सारा विवरण हाउस के समक्ष रख दिया जाएगा, और वहां भी और यहां भी, दोनों जगह क्या होगा, वहां राष्ट्रपति मांगे प्रस्तुत करवाएंगे और यहां राज्यपाल। और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कुछ करते हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, और उनके अधीनस्थ अधिकारी उनका मंत्रिमंडल भी है, मंत्रिमंडल उनके बीच क्या बात हुई वहां भी नहीं पता लग सकती 74 के कारण, और यहां नहीं पता लग सकती 163 के कारण। वो कहते हैं कि उनके बीच क्या वार्ता चल रही, कोई कोर्ट कोई नहीं पूछ सकता। इसका मतलब वित्त मंत्री ने खड़े होकर अगर ये कह दिया कि हम ये कह रहे हैं तो माना जाएगा राष्ट्रपति ने उनसे कहा है कि तुम ये कहो। इतने फाइनेंस मिनिस्टर हर जगह बजट प्रस्तुत करता है और वो सारा विवरण हाउस के सामने रख देता है, विधायिका के सामने। और विधायिका की महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो सरकार के द्वारा मांगे गए बजट को देने से इनकार कर सकती है, और इस ढंग से वो सरकार के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। हालांकि कर नहीं पाती है, ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि सरकार हमेशा बहुमत में है, वो तो पारित करा ही लेंगे। लेकिन फिर भी आलोचना ये तो हो ही सकती है कि भाई तुम इस पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, फजीयत तो होती है, ये सब तो होता ही है। तो महत्वपूर्ण शक्ति है, और बजट पूरे 5 साल के लिए नहीं मिलेगा, हर साल आपको आना पड़ेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण तरीका है सरकार के कामों को नियंत्रित करने का। हम ये दोहरा इसलिए रहे क्योंकि बजट बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, और इस प्रक्रिया को एक बार ठीक से समझ लेंगे तो फिर कुछ जरूरत नहीं बचती। अब सारा विवरण प्रस्तुत कर दिया गया, और जिस दिन वित्त मंत्री ये विवरण प्रस्तुत करते हैं उस दिन एक सामान्य चर्चा बजट पर होती है। एक सामान्य चर्चा केवल होगी, कुछ मांगों पर चर्चा नहीं होगी। नेचर ऑफ बजट, ये कहा जाएगा आपने उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसमें कृषि को ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसमें इतना नहीं होना चाहिए, इसमें इस क्षेत्र को इतना मिलना चाहिए। ये सामान्य चर्चा, जो बजट पर चर्चा आप पहले दिन की देखते हो। लेकिन उसी दिन बजट नहीं पारित हो जाता है। बजट पारित होने के लिए पूरा 1.5 महीने का बजट सेशन होता है, बजट सत्र होता है पूरा, ठीक है ना। उस दिन बजट नहीं पारित हो रहा है, ठीक है। और बजट का आधा हिस्सा तो विनियोग विधेयक पारित होने के साथ पारित हो जाता है, और बजट पूरा कब पारित होगा? जब फाइनेंस एक्ट पारित हो जाएगा। 2 बातें अलग अलग, एक वित्त विधेयक है और एक विनियोग विधेयक है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों वहां राष्ट्रपति की
और यहां राज्यपाल इन्हीं के द्वारा रखवाए जाएंगे, अन्य किसी को हक नहीं है। और कहां रखवाए जाएंगे? वहां लोकसभा में, और यहां विधानसभा में ही। ये अंतर है, ठीक है ना। विधान परिषद या राज्यसभा में सामान्य विधायी प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन वित्त विधेयक या फाइनेंस एक्ट ये हमेशा उस चैम्बर में आएंगे जहां जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि पैसे का मामला जनता की इच्छा के मुताबिक चुने गए लोगों को ही खर्च करने का हक होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। इसलिए वहां यह बात रखी गई है कि फाइनेंस एक्ट और आपका जो विनियोग विधेयक या बजट है वो दोनों जगह है, वहां लोकसभा में और यहां विधानसभा में ही आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। अब सारा बजट आ गया, विवरण आया है अभी, और कुछ नहीं आया। और यहीं पर एक बात समझ लेनी है जो आपसे खूब पूछी जाती है कि क्या होगा। बजट अगले साल के लिए आया है। किस दिन आया? आप तो 28 फरवरी या 29 फरवरी को आता है, पहले आता था 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, क्योंकि 31 मार्च तक वो सब खत्म कर चुकी है जो पिछले साल उसने लिया था, ठीक है ना। और आज बजट प्रस्तुत हुआ है, इस पर चर्चा की शुरुआत हुई है, और गवर्नमेंट के पास जितने पैसे सब खत्म, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं? लेखा अनुदान, कुछ एक पैसे लमसम अमाउंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट को दे दिया जाता है कि फिलहाल खर्च चलाइए जब तक कि बजट की कार्यवाही चल रही है। इसे लेखा अनुदान का पास होना यह कहा जाता है, ठीक है। लेखा अनुदान पास होता है, और लेखा अनुदान पास करके गवर्नमेंट को फिलहाल 2-3 महीने के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, वो अपना खर्च चलाते हैं। उसके बाद अब चर्चा शुरू होगी, वहां भी और यहां भी, दोनों जगह सेम चर्चा। तो जो आवश्यक खर्च हैं उन पर कोई बात नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। यानी जो भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित है उस पर कोई बात नहीं। जो आपने प्रस्ताव तैयार किए हैं इस पर बात होगी, और इस पर बात होकर यह तय किया जाएगा कि आप जितने पैसे का खर्च बताते हो क्या वाकई उतने का है, उससे कम। यह कहा जाएगा भाई इस एजेंसी से नहीं, इससे कराओ, तुमने ये प्रक्रिया अपना ली, टेंडर करो, टेंडर उससे करो, आपका इंटरनेट और सारी चीजों से, ताकि विदेश के लोग भी डाल सकें, हो सकता थोड़ा किफायती मिल जाए, ठीक है। ये सारी चर्चा शुरू होगी उन बातों पर जो आवश्यक खर्च नहीं है, जो गवर्नमेंट ने विकास के प्रस्ताव राजस्व प्राप्तियों के अगेंस्ट तैयार किए हैं, उन पर बात होगी। और उनको सिर्फ गवर्नमेंट तैयार कर सकती है, विपक्षी सामान्य विधेयक ला सकते हैं, लेकिन बजट में सिर्फ गवर्नमेंट प्रस्ताव तैयार करेगी, वो प्रस्ताव तैयार नहीं कर सकते। और कितना पैसा तय चाहिए हमें, ये भी गवर्नमेंट ही तय करेगी। कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं दोनों जगह कि इतना नहीं इतना, और कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो नो कॉन्फिडेंस माना जाएगा कि अविश्वास पारित हो गया है, इसलिए कटौती प्रस्ताव कभी नहीं पास होता। लेकिन लाया हमेशा जाता है, क्योंकि उस पर चर्चा होती है और फजीता होता है, इसलिए लाया हमेशा जाता है। इसके बाद चर्चा होगी सारी मांगों पर, और फिर बजट पारित हो गया, यानी जो मांगे गवर्नमेंट ने रखी पारित हो गई, पैसा भी एक नहीं मिला है, केवल पारित हो गया है, केवल पारित हुआ। फिर वहां 114 और यहां अभी देख लेंगे कौन सा आर्टिकल है, उसमें विनियोग विधेयक पारित होगा, विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक के माध्यम से जो पैसे तय कर दिए गए वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन अभी वित्त विधेयक पारित नहीं है, अभी बजट पारित नहीं है, अभी बजट की प्रक्रिया चल रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि 265 भारत के संविधान में है, और 265 के तहत नया टैक्स केवल कानून के माध्यम से लगाया जा सकता है,
टैक्स की वसूली ये भी कानून के माध्यम से होगी, सब कुछ कानून के माध्यम से होगा। गवर्नमेंट ने विकास के प्रस्ताव वे भी तैयार किए हैं, जिसके लिए पैसा उसके पास नहीं है, और पैसा उसके पास कैसे आएगा? या तो लोन से आएगा, या तो उधार लेगी, और या फिर टैक्स लगाएगी। ठीक है ना? तो अभी तो उसे खर्चे मिले हैं, विनियोग विधेयक से क्या मिल रहा है? खर्च। टैक्स या उधार, उसके प्रति जो संसदीय स्वीकृति है वो तो अभी नहीं हो गई, वो तो अभी चली रही है। वो जिस दिन मिलेगी तब बजट पारित हुआ ये कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ये खर्च दे दिया विनियोग विधेयक के माध्यम से, बजट की प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब ये सब कुछ पारित हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कैसे उसकी वसूली, इस सब पर तो विस्तार से चर्चा चाहिए, और हो सकता है सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, उसकी रिपोर्ट आए, तो उस समय समय लगेगा, तब जाकर फाइनेंस एक्ट पारित होगा, और जब वित्त विधेयक पारित हो जाएगा तब नए टैक्स लगे। लेकिन एक सुविधा गवर्नमेंट को रहती है, टैक्स पारित बाद में होगा, लेकिन बजट में जैसे ही टैक्स बढ़ा हुआ आता है, गवर्नमेंट को वसूलने की सुविधा दे दी जाती है, तो वसूल सकती है वो उसी क्षण से। नहीं तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा कि ये चीज महंगी होने वाली है, इस पर टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ेगा घटेगा ये तो बजट में ही आ जाएगा, लोग वो चीज स्टोर कर लेंगे, और जब फाइनेंस एक्ट पारित हो जाएगा तब उसे बेचना शुरू करेंगे, तब तक देश में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए टैक्स वसूलने की सुविधा तुरंत दी जाती है, पारित बाद में होता रहेगा। ये फाइनेंस एक्ट के पारित होने की प्रक्रिया है। फिर आपसे क्या बताया था? अपवादानुदान, एक लेखानुदान था, एक प्रत्यय अनुदान था, एक अपवादानुदान था, ऐसे करके थे। जब क्या होता है कि कोई अकस्मात ऐसा खर्च आ गया, आप उधार कब लेते हो? घर में उधार आप तब लेते हो जब आपको अकस्मात कोई जरूरत पड़ गई, और उसमें कितने पैसे खर्च हो जाएंगे ये भी अनुमान नहीं है, तो आप एक लमसम अमाउंट उधार ले लेते हो, 1000 रुपए दे दो, इसमें काम हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी चीज आ गई बीच में, साल के मध्य में, जिसमें पता नहीं लग रहा कितना खर्च हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? मांगते हैं प्रत्यय अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, ये पारित कराते हैं, और भारत की संचित निधि से उतने पैसे निकाल लेंगे, या राज्य की संचित निधि से उतने पैसे, ये सारी चीजें राज्य में भी हैं। ठीक है, उतने पैसे मिल जाएंगे। अपवादानुदान क्या है? कोई ऐसी क्राइसिस शुरू हो गई कि एक सेवा पर पैसे ज्यादा खर्च हो गए, कोरोना आ गया, कोई चीज हो गई, तब अपवादानुदान। अनुपूरक सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है वो कब? जबकि हमने अनुमान किया था 100 करोड़ खर्च होंगे, वो हो गए 200 करोड़, तो अब बीच में बंद तो कर नहीं देंगे। तो ये 3 चीजें और पारित होती हैं, लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवादानुदान, अनुपूरक अनुदान। ठीक है, अनुपूरक मांगे ये सारी प्रस्तुत होती है वहां भी और यहां भी। ये विधायी प्रस्ताव सारे एक जैसे हैं, और राज्यपाल की सहमति यहां भी चाहिए और वहां राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, ये भी एक जैसी प्रक्रिया है। ठीक है, इस संबंध में भी कोई भिन्नता नहीं है। और चाहे सामान्य विधेयक हो, और चाहे वित्त विधेयक हो, और चाहे धन विधेयक हो, तीनों प्रकार के विधेयक, पूरी प्रक्रिया एक ही रहेगी, उसी से पारित होंगे। वहां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्रत्येक विधेयक पर चाहिए, और यहां राज्यपाल के हस्ताक्षर हर उस पर चाहिए, और तीनों जगह, दोनों जगह राष्ट्रपति और राज्यपाल को समान प्रकार के विकल्प प्राप्त हैं। एक विकल्प राज्यपाल का ज्यादा है, और वो विकल्प कौन सा है कि राज्यपाल अगर ये समझता है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को न तो इस शक्ति को देने की कोई जरूरत है,
और न ये शक्ति है। हमने बार बार कहा कि कानून में हमेशा जरूरत इसका ख्याल है, इससे कोई मतलब ही नहीं। और अक्सर जो कानून में सुपीरियर पोजीशन में है उसके पास शक्तियां कम दिखाई देती हैं, क्योंकि शक्ति होती है, ये सिर्फ आपका भाव है। आपका भाव यानी मूर्खों का भाव है। जैसे यहां आप कहते हो ये हमें ताकत है, ताकत दायित्व को जन्म देती है। ताकत के अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है, और वो व्यक्ति मूर्ख है जो ताकत के अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग ड्यूटी है इसको नहीं मानता, वही मूर्ख है। मूर्ख की कोई ठीक है अलग से फोटो निकलती है, ये नहीं होता। इसलिए पुराने समय में जिन्हें आप ग्रेट पर्सन्स कहते हो वो राजा बनने को तैयार नहीं होते थे। तुम राजा बनने के लिए मुंह फैलाए घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से राजा का जीवन बड़ा सुखपूर्ण है। वो मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि राम ने सीता को वन भेज दिया। अगर ऑप्शन होता तो शायद राम खुद वन गए होते, सीता को न भेजा होता। राम के लिए उस समय की दुनिया की सर्वाधिक बड़ी शक्ति, ठीक है, सीता के लिए राम उस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति थी उससे टकरा गए। तो ये कैसे माना जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से, खुशी से, ठीक है, सीता को वन भेज दिया होगा? ये माना ही कैसे जा सकता है? ये तो बेवकूफ भी नहीं कहेगा। भाई जो आदमी बिना किसी साधन के साधनों को इकट्ठा करके उस समय तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उससे टकरा जाए, ये हम कहते हैं वो भगवान है। भाई ये हम कहते हैं क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो सिर्फ भगवान ही के लिए संभव है। आदमी के लिए उतना कर पाना थोड़ा भाई असंभव जरूर है। एक आदमी जो जंगलों में मारा मारा घूम रहा है वो सैन्य संगठन करे, इस लेवल का करे कि वहां जाकर टकरा जाए, समुद्र पर पुल बांधे, बहुत बड़ी बात है। तो ये अपेक्षा कैसे हो सकती है कि उन्होंने बड़ी खुशी से भेज दिया होगा? लेकिन ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक भी व्यक्ति अगर आपत्ति उठा रहा है तो उस आपत्ति को कंसीडर करेंगे, उस आपत्ति कंसीडर करके भाई भेजेंगे, क्या करें? ठीक है, तो राम राजमहल में राजा बनने के लिए नहीं है, इसीलिए वो ग्रेट है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने हर क्षेत्र में मर्यादा स्थापित की है। तो राजा बनना ये कांटों का सेज है, मतलब ये कांटों का ताज है। हर अधिकार के साथ दायित्व जुड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जितना बड़ा अधिकार होगा उतनी ही बड़ी ड्यूटी भी होगी करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए जो सुपीरियर पोजीशन में कानून में दिखाई देते हैं उनके पास थोड़े कम अधिकार रखे जाते हैं ताकि उनकी करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज कम रहें। जो बहुत महत्वपूर्ण है वही उन्हें दिया जाता है, जो उन्हें दिया ही जाना चाहिए, उनके सिवा काम नहीं चल सकता। जैसे विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट। हाँ ये ठीक है कि किसी समय संसद उचित समझती है तो वो अनुच्छेद 138 है शायद, जिसमें कहा कि अन्य विषयों के लिए, फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए रिट जारी करने की शक्ति संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को दे सकती है। तो कभी अगर है 39 है 139, तो अगर कभी आवश्यकता इस बात की लगेगी तो करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज हमेशा बड़े लोगों को थोड़ा खाली रखते हैं। तो राज्यपाल, इसकी शक्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है। ये 4 विकल्प, और राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प विधेयकों के संबंध में। तो वो जरूरी इसीलिए क्योंकि वहां कोई जरूरत ही नहीं है जहां जरूरत है। राज्यपाल अगर किसी समय ये उचित समझते हैं कि जो राज्य के विधानमंडल ने कानून पारित किया है इस पर राष्ट्रपति की राय ये आनी चाहिए, तो वो उसे राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
केवल एक बात बताई है उन्होंने, शायद 199 में लिखी है या 198 में लिखी होगी, 199 नहीं 200 में ही लिखी है, हाँ 200 में ही लिखी है परंतु में, कि परंतु ये और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। मतलब केवल एक बात बताई, जो अनुच्छेद 200 है वो केवल एक स्थिति बताता है कि अगर राज्यपाल की राय यह है कि विधानमंडल ने जो पारित किया है इससे डायरेक्ट उसने राज्यपाल की शक्तियों का अल्पीकरण किया, वो सॉरी हाईकोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण किया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब ये लागू होगा तो इसका प्रभाव यह होगा कि राज्यपाल की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा जैसा उच्च न्यायालय को उस न्यायालय के तौर पर काम करने में अक्षम कर देगा जिस न्यायालय के तौर पर काम करने के लिए इस संविधान ने उच्च न्यायालय का निर्माण यह किया है। यानी फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स का इन्फोर्समेंट, सुपरिटेंडेंस रहे, ठीक है, एक राज्य में सारे न्यायिक प्राधिकारियों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख नहीं पाएगा, इसी के लिए तो उच्च न्यायालय, तो उन शक्तियों का अल्पीकरण होगा। तो वो राष्ट्रपति की राय के लिए विधेयक को आरक्षित करेगा, एक सिचुएशन बताई और शेष उनके विवेक पर छोड़ दिया कि जिस भी विधेयक को वो राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित करना चाहे कर लेंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लिया उन्होंने तो राष्ट्रपति को भेज देंगे। राष्ट्रपति कितने समय में अपनी राय देंगे ये नहीं लिखा है। इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रपति कभी राय ना दें तो बन ही नहीं पाएगा, लिखा कुछ नहीं है, ठीक है, कि क्या राष्ट्रपति कितने समय में देंगे राय। अभी तक ऐसा किया नहीं है कि राष्ट्रपति ने राय दी ना हो, बहुत बार आरक्षित होता है। और आरक्षित कब करते हैं, तो परंपरा विकसित हुई जब क्योंकि राज्यपाल को भी कोई शक्ति नहीं तो स्वदेश दी ना, जब उन्हें यह लगता है कि विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसका राज्य की जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, एक बात। दूसरा, वो राज्य अंततः भारत का अंग है, इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा पारित कर दिया है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन मजबूरी हो रही इसलिए ले रहे हैं। जैसा महाराष्ट्र में अक्सर करते हैं कि साहब गैर महाराष्ट्रियन बाहर जाएंगे, पश्चिम बंगाल में अक्सर होता है कि साहब जो बंगला भाषी नहीं है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सेपरेटिस्ट लीडर्स राज्यों में लगातार पैदा होते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में भी ये इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं, जो हिंदी भाषी हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बातें डीएमके फीएमके सब करते ही रहते हैं वहां, ठीक है। तो राज्यपाल को अगर ये लगता है कि विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून पारित किया है जिसका प्रभाव भारत के अन्य राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, विपरीत पड़ने वाला है, तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं वहां, और केंद्र, ठीक है, यही जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए। तो फिर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर ही लेंगे, और किए हैं उन्होंने। अच्छा, और राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी राय देते हैं तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के राय के मुताबिक होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ भी करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय के मुताबिक। और केरला एजुकेशन बिल पे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली थी और उस राय के मुताबिक दिया, ठीक है, निर्देश। और अगर राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि अमुक अमेंडमेंट्स किए जाएं तो फिर राज्यपाल निर्देश देगा, क्योंकि राज्यपाल की शक्ति इस मामले में राष्ट्रपति जैसी है। राष्ट्रपति को क्या करना है, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी अनुमति दे दें या सदनों को इस संदेश के साथ कि वो इन विषयों पर और विचार करें, वापस कर दें विधेयक को, या हस्ताक्षर करना रोक लें। और ये रोक लेना ही जेबी वीटो कहलाता है, क्योंकि रोक लिया अब कुछ था ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। ये शक्तियां राज्यपाल को भी हैं,
यही जेबी वीटो है। लेकिन एक बार उन्होंने मंत्रिमंडल को वापस भेज दिया सदन को अपनी सिफारिशों सहित कि इस पर विचार करिए, और सदन ने फिर वापस कर दिया वैसा ही पारित करके, फिर नहीं रोक सकते, फिर अनुमति देनी पड़ेगी। यानी अगर जेबी वीटो इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर कुछ भी मत करो, या तो सिग्नेचर कर दो और या जेबी वीटो इस्तेमाल कर लो, कुछ मत करो। लेकिन अगर आपने मैसेज भेज दिया, और ये मैसेज भेजना इसीलिए रखा गया, आपसे बात हुई थी केंद्रीय संबंध में जब बात कर रहे थे कि मान लीजिए हौच पौच में कुछ गड़बड़ रह गई, छूट गया कुछ, ये जिस समय पारित कर रहे थे उस समय तो ठीक था, अब स्थिति बदल गई देश की या प्रदेश की, अब उसमें संशोधन होना चाहिए, तो अब तो कोई तरीका नहीं बचा, हाउस से तो पारित हो गया। अब राष्ट्रपति या राज्यपाल जो कुछ करेंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। तो उन्होंने सलाह दे दी कि वापस कर दो, इन सिफारिशों के साथ उन्होंने वापस कर दिया, तो रिकंसीडर हो गया, ठीक है ना। अब कानून पारित कर दिया, देश की स्थिति कतई बदल गई, तो वो सलाह दे देंगे कि जेबी वीटो का इस्तेमाल कर लो, कुछ करो ही मत, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए दी गई हैं। राज्यपाल भी इन 3 विकल्पों का, जेबी वीटो का इस्तेमाल करना, अगर वो कभी खुद कर लें तो उन पर रोक कोई नहीं है, कर लेंगे, लेकिन करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि फिर दोबारा लाकर वो शुरू कर देंगे सारा, ठीक है। तो जेबी वीटो का इस्तेमाल करना, मैसेज भेजना और सिग्नेचर करना, ये तो वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। चौथा विकल्प जो राज्यपाल प्रयोग करते हैं, और वो राष्ट्रपति से भिन्न है, वो विकल्प क्या है कि राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेना विधेयक को, और करते कब है, जबकि उन्हें लगता है कि या तो राज्य की जनता पर या भारत के अन्य राज्यों के हितों पर इसका विपरीत असर आएगा, तब वो उसे राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लेते हैं। और राष्ट्रपति की राय एक बार आ गई तो राज्यपाल के सिग्नेचर फिर आवश्यक नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है। देख लें 200 को कहता है, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा, डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और इसका कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है, वो ऐसे ही अपने कुछ ना करें तो मान लिया जाएगा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। कोई डिक्लेरेशन फॉर्मल होगा, लिखा है ना घोषित करेगा, तो घोषित फॉर्मली करेगा ऐसा नहीं है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, यानी धन विधेयक है, तो वापस करेंगे, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयकों पर उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर विचार करें, और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति देगा। यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित जब करेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये 201 में लिखा है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। कहता है जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ठीक है ना। तब राष्ट्रपति घोषित करेंगे, या तो अनुमति दे देंगे या अनुमति रोक लेंगे, ठीक है। और रोक ली, बस इतना ही लिखा है। इसके बाद वो कब वापस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कभी वापस ना करेंगे, ये भी हो सकता है, और कभी वापस नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, कहता परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा, यानी धन विधेयक भी उनके पास भेजा जा सकता है, कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। इन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल से कह सकते हैं कि ये संशोधन करके भिजवा दो दोबारा। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, मानो फिर उन्होंने पारित कर दिया, ठीक है, फिर उन्होंने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति
के विचार के लिए पुनः राज्यपाल चाहें तो आरक्षित कर लें, फिर से ये हो सकता है। ठीक है, तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी दोबारा फिर आरक्षित किया जाएगा और दोबारा फिर उनके पास जाएगा, और फिर मानो इन्होंने वही रखा, फिर नहीं किया। राष्ट्रपति ने जो कहा कि ये कर दो, इन्होंने नहीं किया, तो 356 है। फिर अंततः तो 356 है ही कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता, इसलिए 356 का प्रयोग और खत्म मामला। फिर तो ये होगा ही होगा। अच्छा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो गया, या राज्यपाल ने सिग्नेचर रोके हुए हैं और इस बीच विधानसभा भंग हो जाए, अब विधेयक व्यपगत नहीं होगा, ठीक है ना, व्यपगत वहीं होगा। ठीक है, तो ये विधायी प्रक्रिया है राज्य की। इसमें जो भिन्नता है वो ये है कि विधान परिषद सामान्य विधायी प्रस्ताव को भी सिर्फ 3 महीने रोक सकती है, बाकी सब एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां ज्वाइंट सेशन की कोई व्यवस्था नहीं है राज्य के स्तर पर, यह विधायी प्रक्रिया हुई। ठीक है, और बाकी वित्तीय विवरण हमने बता ही दिया, 202 में है यहां, वहां 112 में था। ठीक है, और लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्ययानुदान, ये सारा कुछ वैसा ही है। 208 प्रक्रिया के नियम ये हैं, देख लेंगे कल, और बाकी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पर बात करेंगे।